हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे थे। तो अभी तक हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का पूरा टॉपिक सब किए हैं। वहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के जो पर्सनैलिटी वाला है उसको छोड़ के अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज से हम यहाँ पे अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अकाउंटिंग का जो जिसको दिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो उसका आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इज़ टर्म। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांच। देखिए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जनरल में साइंस की देखें तो साइंस सब्जेक्ट है उसका ब्रांच होता है, जैसे कि बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब साइंस सब्जेक्ट के होते हैं। तो उसी तरह अकाउंटिंग जो है इसका भी ब्रांच से। तो मैं इस बेसिक लेवल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जो अकाउंट्स उनके बेसिक्स नहीं है, अकाउंट्स से रिलेटेड उनके सब्जेक्ट्स नहीं है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहला ब्रांच है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये ब्रांच है किसका? फाइनेंस जो अकाउंटिंग का। तो ये क्या पढ़ता है? ये इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम अगर zoology की बात करें तो हम वहाँ पे एनिमल से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो उस तरह यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? ये हमें इसको इससे क्या पता चलता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इससे हमारा जो भी कोई बिजनेस है या कोई भी कुछ भी कारोबार चल रहा है तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन या उसके परफॉर्मेंस कैसा है वो दिखाता है। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या मालूम हो जाता है, ये क्या दिखाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो उसके बाद आता है दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या पढ़ता है, किस बारे में पढ़ता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू क्या करते हैं हम? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है या सर्विस रेंडर, जो सर्विस अगर हमने किसी को प्रोवाइड किया हो या बिजनेस ने किसी को प्रोवाइड किया तो उस चीज़ की कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ये ब्रांच हेल्प करता है, उस चीज़ को पढ़ता है। तो उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज ऑफ अकाउंटिंग डाटा और कलेक्टेड। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है तो उसको कैसे यूज़ करना है, किसको मैनेज करना है, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। तो इसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये क्या करता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है इस जो ब्रांच में। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, अगर किसी जगह पर कोई बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं तो उस बिजनेस की वजह से उस जगह के जो सोशल लाइफ है उसमें भी कुछ फ़ायदा हो, वो सब इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखा जाता है। तो जैसे कि एम्प्लॉय जनरेट करना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब किस में आता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। इसके बाद आता है लास्ट 5th ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी। इसका एम क्या है? एम एट आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन इंटरप्राइजेस। जो इसका एम क्या है कि आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट करना जो भी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स में जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट किया गया है जो इंटरप्राइज के द्वारा, उस चीज़ को देखना है। ये किस में पढ़ा जाता है? इस चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है। तो ये तो था ब्रांचेस। अब हम आएंगे जो कुछ ये अकाउंटिंग टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट आप ये याद रखेंगे क्योंकि आगे जाके आपको ये काम में आएगा। जैसे कि प्रोपरेटर है। तो ये प्रोपरेटर किसको बोलता है? ओनर ऑफ बिजनेस को बोलता है। जो बिजनेस है, अगर कोई कंपनी है उसका जो ओनर है उसको क्या बोलेंगे? प्रोपरेटर बोलेंगे। तो उसके बाद कैपिटल, ये भी एक टर्म है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है टोटल जो एसेट्स होता है ना, एसेट आप
एसेट बोलेंगे, आप किसको बोलते हैं एसेट्स, जो कंपनी के पास मटेरियल्स या कुछ है जिससे वो बिजनेस चलाता है, तो और जो कंपनी के पास मशीनें हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसेट और टोटल एसेट से क्या माइनस करने हैं, उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करके फिर हमें कैपिटल आ जाता है। अगर किसी कंपनी का कैपिटल कितना है वो देखना है तो हमें क्या करना है, टोटल जो एसेट है उसको माइनस करना है, उससे क्या माइनस करना है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो टोटल एक्सटर्नल बाहर से जो लायबिलिटी लगे हुए हैं, लायबिलिटी जो फाइन आप कह सकते हैं एक तरह का, तो वो माइनस करके आप टोटल एसेट से उस चीज़ को माइनस करके आप कैपिटल निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है करंट एसेट। अब एसेट की बात करें तो एक एसेट के बहुत से टाइप्स है, जैसे कि करंट एसेट है पहला, हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। ये करंट एसेट क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और ये कन्वर्ट होता है, कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक ही साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर ही जो एसेट है वो कन्वर्ट होता है किस में, कैश में। उसको क्या बोलते हैं हम, करंट एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिबेटर है, स्टॉक जो हमने रखा है एक्स्ट्रा ये वगैरह है, स्टॉक जो हमने रखा है वो हमने सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो वो तो हमारा एसेट है तो, मगर हम एक ही साल के अंदर अगर उसको सेल करके उसको हम अगर कैश में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या है, फिर करंट एसेट कहलाता है उसको। उसके बाद आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की अगर हम बात करें तो ऊपर वाला तो करंट एसेट था, अब नॉन करंट एसेट क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता था। जो करंट एसेट होता था वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता था, अब लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नॉन करंट एसेट है। एग्जाम्पल जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, आपका जो मशीनरी है या आप किसी लैंड के ऊपर आपने अपना वो बनाया हुआ है, वो तो आपका एसेट है तो, मगर वो नॉन करंट एसेट है। अगर आपका बिल्डिंग बना हुआ है किसी जगह पे तो वो बिल्डिंग आपका एसेट है मगर वो नॉन करंट एसेट है, वो एक साल के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करने वाला है। तो इसके बाद हमारा होता है और दो तरीके का, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ एसेट होता है, जैसे कि टेंजिबल एसेट होता है और नॉन टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट कौन होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो टेंजिबल एसेट है। और अगर हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते मगर वो एसेट है तो वो क्या है, नॉन टेंजिबल एसेट उसको कहा जाता है। जैसे कि गुड विल्स है, किसी कंपनी का अगर कोई मार्क हो, अगर वो उसकी कोई वैल्यू हो तो वो कंपनी के लिए क्या है, फिर वो कंपनी के लिए एसेट है, तो उसको छू तो नहीं सकते हम मगर वो नॉन टेंजिबल एसेट है कंपनी के लिए। तो इसके बाद आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज़ बोलते हैं एक तरीके से हम क्या बोलते हैं कि मतलब आपके ऊपर उधार हो तो आपके कर्जा जैसा, तो उस चीज़ को हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अगर कंपनी किसी से अगर कुछ बोरो करता है, कुछ लाता है, तो कंपनी को क्या करना है, आप उसको वापस भी करना है, तो उसके ऊपर क्या रहता है, फिर वो लायबिलिटी कंपनी के ऊपर रहता है। तो ये लायबिलिटी की अलग अलग तरीके हैं। एक तो इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटीज़ कौन सा होता है, जो अब एक बात है कि आप लोगों को कंपनी जो है ना, कंपनी और जो ओनर है वो अलग अलग आइडेंटिटी है। यहाँ पे कंपनी और ओनर एक आइडेंटिटी होगा तो वो कंपनी नहीं चलेगा। फिर ओनर जो भी इन्वेस्ट करता है अपनी कंपनी में तो वो कंपनी के ऊपर क्या रहता है, लायबिलिटी रहता है। लायबिलिटी रहने से अब क्या कर, लायबिलिटी होने से अब क्या होता है, फिर अब ये कंपनी को क्या करना है, अब ओनर को प्रॉफिट कमा के देना है वापस, जो भी ओनर ने इन्वेस्ट किया है। तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हो गया। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी ओनर जो है ना उसका जो लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, फिर इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। उसके बाद उसका होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर कोई कंपनी कहीं बाहर से अगर किसी से कुछ लाए, अब उसको बैक करना, तो कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी रहता है, वो जो बाहर से लाने वाली चीज़ को वापस करना। अब उसके पास जो लाया है उसके ऊपर कर्जा रहता है, तो ये जो बाहर से आता है जो ओनर के बगैर, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। अब करंट लायबिलिटी होता है एक, और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। जैसे वहाँ पे टेंजिबल और नॉन टेंजिबल था,
तो करंट लायबिलिटी क्या होता है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे ये भी था ना, एक करंट एसेट और नॉन करंट एसेट था, सॉरी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट था हमने जब एसेट के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी होता है दो तरीके के। ये जो करंट लायबिलिटी है इसको क्या करना पड़ता है, इसको पे करना पड़ता है कब, 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में इसको, वहाँ पे 1 ईयर में अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते तो वो एसेट होता था करंट एसेट। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या है कि इसको पे करना है शॉर्ट टाइम और शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही, 1 ईयर के अंदर ही आपका जो भी लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए विद इन 1 ईयर में। आपके ऊपर जो भी लायबिलिटी लगा है तो वो आपको पे करना है विद इन 1 ईयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। उसके बाद दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको आपको लॉन्ग टर्म में पे करना है, 1 साल से ज़्यादा टर्म में अगर आपको वो पे करना है, रीपे करना है, या आप अगर किसी से, आपसे कोई और चीज़ ले, अगर कंपनी से कोई और चीज़ ले तो उसको भी कंपनी को पे करना है, तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी रहता है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा के अंदर अगर उसको पे करना है तो उसको क्या बोलता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बाद आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, आप रिसिप्ट, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है कि आप जो नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं, जो नॉर्मल आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उस वक्त आप जो रिसिप्ट देते हैं वो कहलाता है बिजनेस में। जब आप नॉर्मल कोई ऑपरेशन करता है तो उस वक्त आप क्या देता है, फिर रिवेन्यू रिसिप्ट देता है, रिवेन्यू रिसिप्ट देता है। अगर कैपिटल रिसिप्ट, फिर कैपिटल रिसिप्ट आता है, वो क्या होता है फिर, ऑकर्स देन बिजनेस ऑपरेशन। ये क्या होता है कि जो क्या कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये जो बिजनेस ऑपरेशन के अलावा दूसरे अगर कोई ऑपरेशन करे, कोई आप ख़रीद या फ़रोख्त करे, तो उस वक़्त आपका क्या पड़ता है फिर कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं फिर कैपिटल रिसिप्ट होता है। जैसे कि नॉर्मल आपका बिजनेस होता है ख़रीद फ़रोख्त के बगैर, आप अगर आप अपना कंपनी का अगर आप पूरा बिल्डिंग ही बेच दें, कोई फिक्स एसेट हो, वो चीज़ अगर आप बेच दे तो उसको उस वक्त जो रिसिप्ट देता है उसको क्या बोलता है फिर, कैपिटल रिसिप्ट बोलता है। उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी 3 तरीके के एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट रिसीव विद इन ए ईयर। अगर एक ही साल के अंदर, अगर ये ऊपर भी आपको बोला था रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद, अब यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर 1 साल के अंदर आप अगर बेनिफिट उस चीज़ का अगर 1 साल के अंदर ही हासिल कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट है या इंटरेस्ट है, तो अगर वो बेनिफिट हासिल, उसको क्या बोलते हैं फिर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। तो जिस चीज़ का बेनिफिट आप रिसीव करते हैं 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में, तो उसको रेवेन्यू रिसीव बोलते हैं। उसी के साथ साथ कैपिटल, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसी के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका हमें एक से ज़्यादा मतलब मोर देन 1 ईयर लगता है जो रेवेन्यू ये बेनिफिट रिसीव करने के लिए, तो उसको क्या बोलता है फिर, ये उसको क्या बोलते हैं फिर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एग्जांपल है जैसे परचेज ऑफ मशीनरीज। मशीनरीज जब हम परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें कब मिलता है फिर, 1 साल 2 साल के बाद मिलता है, तो उसको क्या बोलता है फिर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो तीसरा है डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसका रेवेन्यू नेचर होता है विद इन 1 ईयर में, बट बेनिफिट डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये रेवेन्यू नेचर का होता है, बेनिफिट तो होता ही होता है, मगर ये बेनिफिट विद इन 1 ईयर में होता है, मगर ये बेनिफिट कब तक होता है, बहुत से सालों तक होता है। जैसे हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस अगर कोई कोचिंग सेंटर और कुछ हो, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया ना, उस एडवर्टाइजमेंट को अगर कहीं पे कोई लोग अगले 2-3 साल में देखे, तो वो फिर आके वहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में ये पड़ताल करते हैं। तो उससे भी मतलब मे भी वो ज्वाइन करे और नए से ज्वाइन करे तो एडवर्टाइजमेंट को देखे, तो उसका बेनिफिट कब तक रहता है, बहुत से सालों तक रहता है।
तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसका बेनिफिट बहुत से सालों तक रहता है। तो इसका क्या है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि ये रेवेन्यू नेचर है मगर इसका जो बेनिफिट आता है ना वो बहुत सालों तक आता है। तो इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, वो था एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंस क्या होता है, एक तो एक्सपेंस होता है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आप एडवांस में ही किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी चीज़ को अगर एडवांस में ही आप पे कर दे तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया कि आपके ऊपर अभी वो एक्सपेंस बाकी रहा है, आपके ऊपर अभी आपको उसको उस चीज़ को अभी आपको पे करना है। तो इसके बाद आता है इनकम। इनकम की बात करें तो इनकम क्या होता है, ये रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू जो कंपनी को आता है उसमें से जो एक्सपेंस किया है उसको माइनस करे तो हमें क्या आ जाता है, इनकम। अगर किसी कंपनी का इनकम आपको निकालना है तो उसके जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू और जो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू है उसको माइनस कर, उससे क्या माइनस करना है, जो एक्सपेंस आपने एक्सपेंस किया है उसको माइनस करना है, फिर जाके आपको क्या आएगा, इनकम आएगा। और इसमें और भी ये है टर्म से कुछ जैसे प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको क्या, प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो जो रेवेन्यू है उसमें से आपको एक्सपेंस जो आपने ये किया है तो वो माइनस करेंगे तो आपको रेवेन्यू आ जाएंगे। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट इज़ रिलेटिव एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो आपने रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसमें से आप एक्सपेंस जो किया है उस चीज़ को माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएंगे। और एक टाइप है और दो टाइप है इस प्रॉफिट के, ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या है कि डिफरेंस बिटवीन है, ये किस और किस का, रेवेन्यू और सेल का डिफरेंस है, मगर ये किसके ऊपर है, डायरेक्ट जो कॉस्ट है उसके ऊपर है। डायरेक्ट जो कॉस्ट है उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, जो रेवेन्यू और जो सेल है उसका डिफरेंस निकालना है, तो हमें वो क्या कहलाता है, फिर उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये जो भी अर्न हुआ है, हर कोई एक्सपेंस को एलो करके, पूरे जो भी एक्सपेंस है उन सब को एलो करके अब जो अर्न हुआ है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर नेट प्रॉफिट कहते हैं उसको। फिर तो प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल। अब जो प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो वो कैपिटल भी, उससे क्या होता है, कंपनी का जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होता है। इसके बाद आता है लॉस। लॉस की हम बात करें तो इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। जो एक्सपेंस है लॉस में क्या होगा, अब एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से हमारा लॉस हो जाएगा ना, तो एक्सपेंस जो है उसमें से हमारा जो रेवेन्यू है उसको निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, लॉस कितना हो गया वो मालूम पड़ जाएगा। तो और वो और कुछ टर्म्स है जैसे स्टॉक है, इन्वेंट्री इसे भी कहा जाता है स्टॉक को। स्टॉक क्या होता है, अवेलेबल गुड फॉर सेल ऑन पर्टिकुलर डेट। एक किसी पर्टिकुलर डेट पे सेल के लिए जो गुड्स अवेलेबल है वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल आता है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को आपको वहाँ पे बताया था मैंने पहले, और करंट लायबिलिटी के बारे में भी बताया था। उन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं उस चीज़ को, यहाँ अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। वो क्या होता है, डिबेटर प्लस बिल रिसीवेबल होता है। डिबेटर कौन होता है, डिबेटर होता है होम बिजनेस है सोल्ड गुड्स सर्विस ऑन क्रेडिट। जिसको सर्विस या गुड सेल किया है, किसके द्वारा, बिजनेस ये कंपनी के द्वारा, किस बेस पे, क्रेडिट पे, एंड अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और अमाउंट अभी तक उससे हासिल नहीं किया है, तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे, डिबेटर बोलेंगे। तो जो डिबेटर्स है ना, डिबेटर अगर एक से ज्यादा डिबेटर हो, उन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, सैंड्री डिबेटर्स बोलते हैं, सैंड्री डिबेटर बोलते हैं। इसको हम एसेट में दिखाते हैं, जो डिबेटर्स है उसको एसेट हमारा जो एसेट है ना, कंपनी का एसेट में गिनते हैं इसको, कौन को, सैंड्री डिबेटर्स को। इसके बाद जो ट्रेड रिसीव में हमारा एक तो डिबेटर था और दूसरा था
बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल होना, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल रिसीव फ्रॉम सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल रिसीवेबल, और ये हमें कब मिलता है, जब सेल करता है उस टाइम पे मिलता है। फॉर सेलर इस बिल रिसीव्ड फॉर सेलर एट टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जब क्रेडिट सेल करता है तो उस वक्त जो बिल रिसीव होता है उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या होता है, डिबेटर प्लस बिल रिसीवेबल जो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो इससे आगे हम अगले इसमें करेंगे। यहाँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो अगले वीडियो में हम करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम कंटिन्यू ये अकाउंटिंग का क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप ये कुछ टर्म्स याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।